अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसजीनिक प्लांट्स। अब ये तो हमें पता है कि ऐसा पौधा जिसके अंदर हमने कोई फॉरेन जीन, अपनी मर्ज़ी का जीन डाल रखा है, उसे हम ट्रांसजीनिक प्लांट्स कहते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं? आज ये टेक्निक्स ऐसी डेवलप हो चुकी हैं जिससे हम अपना फॉरेन जीन किसी इमेच्योर प्लांट एम्ब्रियो के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इमेच्योर प्लांट एम्ब्रियो या प्लांट सेल के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो प्लांट सेल प्रोटोप्लास्ट की कंडीशन में हो। फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट क्या है? अगर किसी प्लांट सेल से उसके बाहर से सेल वॉल रिमूव कर दी जाए तो बाकी जो बचता है उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये प्लांट सेल है, इसके बाहर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल रिमूव कर दी है तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। तो इसको हम किस तरह से ट्रांसजेनिक बनाते हैं? हम एक सोल्यूशन में प्लांट का प्रोटोप्लास्ट ले लेंगे और उसी सोल्यूशन में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो जो फॉरेन जीन है जो हमने डालना है वो भी हम ले लेंगे। यहाँ पे देखें, ये आपने इस वेक्टर के ऊपर ये जीन भी डाल रखा है ऑरेंज कलर के अंदर। अब इस सोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे? उस प्रोटोप्लास्ट को इलेक्ट्रिक करंट देंगे, उसकी वजह से इसमें होल्स बन जाएंगे, सुराख बन जाएंगे। ये आपको नज़र आ रहा है प्लांट सेल के अंदर सुराख। इन्हीं सुराखों के मदद से ये जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है इस प्लांट सेल के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लांट सेल के अंदर चला जाएगा। ये सुराख सेल्फ सीलिंग है, बाद में खुद ही भर जाएंगे। अब ये आपके पास जो प्लांट प्रोटोप्लास्ट है ये क्या बन गया? ट्रांसजेनिक बन गया ना, आपने बाहर से जीन ऐड कर दिया। अब इसी प्रोटोप्लास्ट को आप लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर फिर इससे क्या करेंगे? छोटे छोटे पौधे बनाएंगे। इन पौधों को बाद में गमलों में ट्रांसफ़र करेंगे, बाद में फील्ड में ट्रांसफ़र करके आप एक ट्रांसजेनिक प्लांट्स ले लेंगे। ये जो आपने ये रीडिंग की है इसको आप देख लीजिएगा कि इस इलेक्ट्रिक करंट से सेल्फ सीलिंग होल बनेंगे और फिर आप जेनेटिक मटेरियल इंटर द प्रोटोप्लास्ट और फिर उससे क्या बन जाएगा? कंप्लीट प्लांट बन जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, यानी इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा जी, प्रोड्यूस रेजिस्टेंस। कॉटन, कॉर्न, पोटैटो आर गिवन विद अ जीन दैट मेड देम पेस्ट रेजिस्टेंस बाय प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट पेस्ट। अब ये जो पौधे हैं इनमें ऐसा जीन डाल दिया गया है जिससे वो क्या करते हैं? इंसेक्ट टॉक्सिन पैदा करते हैं। अब जैसे ही उस पौधे पे कोई इंसेक्ट अटैक करेगा ना तो वो टॉक्सिन जो उसके अंदर पैदा हुआ है उस जीन की वजह से वो इंसेक्ट को किल कर देगा। इस तरह से वो पौधे क्या बन चुके हैं? इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन चुके हैं। इसी तरह हर्बिसाइड रेजिस्टेंस का जीन ऐड कर दिया गया है सोयाबीन के अंदर, यानी हर्बिसाइड से मुराद है वो जड़ी बूटियाँ उस सोयाबीन को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसी तरह कुछ कॉर्न और कॉटन की वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कि पेस्ट और हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बन चुकी हैं, उनको बना लिया गया है। फिर ट्रांसजेनिक प्लांट्स का फ़ायदा यह है कि इंक्रीज्ड प्रोटीन, ऑयल, स्टार्च कंटेंट यानी ज़्यादा उनसे पैदा की जा रही है। मॉडिफाई ऑयल एंड अमीनो एसिड कंपोजिशन, तो ट्रांसजेनिक पौधों से हम ऑयल और अमीनो एसिड की कंपोजिशन बेहतर कर सकते हैं। अब इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 1999 के अंदर दुनिया में 70 मिलियन एकड़ ज़मीन पर ट्रांसजेनिक पौधे लगाए जाते थे और अगले 5 सालों में उनके ट्रिपल होने का अंदाज़ा था। यानी आप कह लें 2004 तक वो 70 से 210 मिलियन एकड़ ज़मीन जोन सी है वो पूरी दुनिया में ट्रांसजेनिक प्लांट्स उस पर लगाए जाते हैं। अब तो वो ज़मीन बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। ग्रीन रेवोल्यूशन के हवाले से हम देखते हैं कि एग्री बिजनेस कंपनीज डेवलपिंग ट्रांसजेनिक वीट, राइस एंड कॉर्न, यानी ये जो कंपनीज़ हैं वो ये ट्रांसजेनिक पौधे बना रही हैं और ये ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमने एब्सोल्यूट नेसेसिटी 2020 तक की खुराक की ज़रूरियात को पूरा करना है, ये किताब जारी बात है तकरीबन 1998 के अंदर रिवाइज़ हुई थी, तो तब के हवाले से यानी 2020 तक की खुराक की ज़रूरत को पूरा करना है तो आपको ट्रांसजेनिक पौधे बनाने पड़ेंगे। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये 1916 की बात है जब एक साइंटिस्ट ने पौधों के जो जेनेटिक्स थी ना उसको डबल कर दिया था, यानी 2n से 4n कर दिया था, डिप्लाइड से टेट्रापोलाइड कर दिया था। तो जारी बात है जब टेट्रापोलाइड होगा कोई पौधा, कोई वीट, कोई राइस वगैरह, वीट, गंदम या कॉर्न, तो उसकी प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगी। आज भी जो आप वीट इस्तेमाल करते हैं ना वो टेट्रापोलाइड या हेक्सापोलाइड है। तो वो 1960 से 1960 से अब तक लगातार जो पौधों की प्रोडक्शन है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, तो उसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन प्रोडक्शन में तो इजाफा हो रहा है, पर कैपिटा प्रोडक्शन रिड्यूस। पर कैपिटा से मुराद है एक बंदे के लिए जो प्रोडक्शन है वो, क्योंकि जारी बात है प्रोडक्शन में इजाफे के साथ साथ आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बेशक पहले गंदम आप 1 एकड़ से 15-20 मन लेते थे, आज के दिन में आप 1 एकड़ से 60-70 मन ले रहे हैं, लेकिन आबादी बहुत बढ़ गई है तो पर कैपिटा आप कह लें सेम है या कम हो गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है बूस्ट CO2 इनटेक बाय स्टोमेटा। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स फार्मर को इस काबिल बनाएंगे कि वो यील्ड बैरियर्स को क्रॉस कर लेंगे। यील्ड बैरियर से मुराद है पैदावारी जो बैरियर है, यानी ये पुरानी सोच के इस फसल से 15 या 20 मन ही पैदावार आ सकती है, तो ट्रांसजेनिक पौधों ने उस बैरियर को ख़त्म कर दिया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं। अब वो कह रहा है कि स्टोमेटा कुड बी अल्टर्ड, स्टोमेटा को चेंज किया जा सकता है। ये स्टोमेटा याद रखें पत्तों में ऐसे सुराख होते हैं
जिनकी मदद से पौधा फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसी सुराखों की मदद से पानी बाहर फ़ज़ा में ट्रांसपायर होता है। तो स्टोमेटा को इस तरह से तब्दील किया जा सकता है टू बूस्ट CO2 इनटेक, कि उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ली जा सके और कट डाउन वाटर लॉस, और ट्रांसपायरेशन से जो वाटर लॉस होता है उसे कम किया जाए। यानी स्टोमेटा को ऐसे तब्दील किया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इनटेक करें और वाटर का लॉस कम हो। इसी तरह इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ RUBP। RUBP एक कंपाउंड है, रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट। ये क्या करता है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है ना पौधे में, तो वो रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट के साथ सबसे पहले मिलती है, तो ये कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है। तो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं इस कंपाउंड की एफिशिएंसी को बढ़ा दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करे और कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा ग्लूकोज खुराक बने। जारी बात है, ज़्यादा खुराक बनेगी तो आपकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस C4 साइकिल इनटू राइस। याद रखिए पौधों में दो किस्म के साइकिल होते हैं, एक है C3 साइकिल जिसको हम कैल्विन साइकिल कहते हैं, और एक है C4 साइकिल। C3 साइकिल में जो ग्लूकोज है वो कम बनती है, जबकि C4 साइकिल में ज़्यादा बनती है। यानी C4 साइकिल की कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करने की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो जापानीज साइंटिस्ट जो से उसकी टीम कोशिश कर रही है इंट्रोड्यूस C4 साइकिल इनटू राइस। राइस वो जो चावल है वो नॉर्मली क्या है, C3 साइकिल उसमें चलता है, तो कोशिश की जा रही है कि उसके अंदर C4 साइकिल इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, क्योंकि C4 साइकिल से कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा जज़ब करेगा, ज़्यादा खुराक बनेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। टू अवॉइड इनएफिशिएंसी ऑफ कार्बोक्सिलेज। इससे क्या होगा, ये कार्बोक्सिलेज एक इंजाइम होता है जो C3 पौधों में होता है, उसका नाम है रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। वो इंजाइम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है कैल्विन साइकिल में, डार्क रिएक्शन में। तो अगर हम C4 साइकिल ले आएंगे तो उस कार्बोक्सिलेज इंजाइम की जो इनएफिशिएंसी है ना वो उससे अवॉइड किया जा सकेगा, क्योंकि C4 साइकिल में उसकी इनएफिशिएंसी जो सी है वो नहीं होती। यूज़ डिफरेंट वेज टू कैप्चर CO2, यानी C3 की बजाय C4 को इस्तेमाल किया जाए। अनलाइक सिंगल जीन ट्रांसफ़र, लेकिन ये काम करने के लिए यानी C3 से C4 साइकिल इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सिंगल जीन ट्रांसफ़र से काम नहीं बनेगा। थॉरो री इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट सेल इज़ रिक्वायर्ड। पूरे का पूरा पौधे की सेल की री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी इस साइकिल के लिए। नेक्स्ट यूज़ है जी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। एक वीड है, एक बूटी है जिसे माउस एयर्ड क्रस कहते हैं, उससे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया जा रहा है जो कि उस सेल के यानी पौधे के सेल के ग्रेन्यूल्स के अंदर बनता है। अब इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि हमारा आम जो प्लास्टिक है वो माहौल का हिस्सा बन जाता है, माहौल को ख़राब करता है। वो जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। इसी तरह ह्यूमन हार्मोन फॉर्मेशन में जो ट्रांसजेनिक पौधे इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसा कि ह्यूमन हार्मोन में क्लॉटिंग फैक्टर्स, एंटीबॉडीज़ जो कि पौधे के सीड में बनती हैं या असल की जा रही हैं। देखें कितनी एडवांसमेंट है कि इंसान के हार्मोन पौधों से लिए जा रहे हैं। एंटीबॉडी मेड बाय कॉर्न कैन डिलीवर, यानी कॉर्न मकई एक ऐसी एंटीबॉडी बनाता है, वो एंटीबॉडी क्या करती है, कैन डिलीवर रेडियो आइसोटोप टू ट्यूमर सेल। वो ट्यूमर सेल को रेडियो आइसोटोप भेज सकती है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब उस ट्यूमर सेल को रेडियो आइसोटोप चले जाएंगे, वो ट्यूमर सेल रेडिएशन खारिज करेंगे, तो हम उनको डिटेक्ट करके इजीली रिमूव कर सकते हैं कीमोथेरेपी के ज़रिए, रेडियोथेरेपी के ज़रिए। फिर एंटीबॉडी मेड बाय सोयाबीन। सोयाबीन जो एंटीबॉडी बना रहा है, सोयाबीन से हम जो बना रहे हैं एंटीबॉडी, यूज़ एज ए ट्रीटमेंट फॉर जेनिटल हार्पीज़। जेनिटल हार्पीज़ की ट्रीटमेंट के लिए उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जेनिटेलिया की एक बीमारी है, डिसऑर्डर है। इसी तरह ये जो पौधों से हम ह्यूमंस के हार्मोन हासिल करेंगे, उनका फ़ायदा ये है कि इनएक्सपेंसिव, वो महंगे नहीं हैं, कंटेमिनेशन फ्री हैं, उनके अंदर कंटेमिनेशन वगैरह नहीं है, कोई वायरस की कंटेमिनेशन यानी आलूदगी नहीं है, और इसके क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं इन हार्मोन्स को बनाने के लिए। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।